हेलो फ्रेंड्स, आप लोग गुरुकुल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम फिर हाजिर हैं आपके सामने एक नई टॉपिक के साथ। जो हमारा टॉपिक है वो है न्यायपालिका। न्यायपालिका की जो शक्ति होती है वो होती है न्याय करने की शक्ति। न्यायपालिका के अंतर्गत हम पढ़ेंगे सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, और अधीनस्थ न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय जिसे कहते हैं हम सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय जिसे हाई कोर्ट, जो अधीनस्थ न्यायालय को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। इसके भाग के बारे में पढ़ेंगे। सर्वोच्च न्यायालय भाग 5 के अंतर्गत आता है, उच्च न्यायालय भाग 6 के अंतर्गत आता है, अधीनस्थ न्यायालय भाग 6 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद के बारे में पढ़ेंगे। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 124 से 147 तक वर्णन है। किसका वर्णन है? सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों के बारे में, उनके कार्यों के बारे में, इनके बारे में विस्तार से बताया गया है। अनुच्छेद 124 से 147। उच्च न्यायालय अनुच्छेद 214 से 237 तक वर्णन किया गया है। उच्च न्यायालय की शक्ति है, उनके कार्य के बारे में, उनके विस्तार से जानकारी 214 से अनुच्छेद 237 तक वर्णन है। अधीनस्थ न्यायालय अनुच्छेद 233 से 237 तक वर्णन किया गया है। इनकी नियुक्ति की बात कर लेते हैं हम। जो सर्वोच्च न्यायालय की जो नियुक्ति करता है वो करता है राष्ट्रपति। जो उच्च न्यायालय की जो नियुक्ति करता है वो करता है राष्ट्रपति। और अधीनस्थ न्यायालय की जो नियुक्ति करता है वो होता है राज्यपाल। शपथ की बात करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति। जो उच्च न्यायालय को कौन शपथ दिलाता है? वो भी उच्च न्यायालय को जो शपथ दिलाता है वो होता है राज्यपाल। इसको भी जो दिलाता है शपथ वो होता है राज्यपाल। कार्यकाल की बात करते हैं। कार्यकाल सर्वोच्च न्यायालय का जो कार्यकाल होता है वो होता है 65 वर्ष। या सेवानिवृत्त की बात करते हैं, सेवानिवृत्त, या कितनी उम्र में रिटायर हो जाता है, कितने वर्ष तक कार्य कर सकता है? 65 वर्ष तक। उच्च न्यायालय जो 62 वर्ष तक। जो अधीनस्थ न्यायालय वो भी 62 वर्ष तक कर सकता है। लेकिन सेवानिवृत्त होने के बाद किसी भी न्यायालय में पद पर कार्य नहीं कर सकता है। कार्य नहीं कर सकता है। इसमें भी उच्च न्यायालय में भी यही है कि सेवानिवृत्त होने जाने के बाद में वो किसी भी न्यायालय में कोई भी पद पे कार्य नहीं कर सकता। किसी भी न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्य नहीं कर सकता।
अधीनस्थ न्यायालय में भी सेवानिवृत्त के पश्चात किसी न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर कार्य नहीं कर सकते हैं। त्याग पत्र की बात करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में त्याग पत्र राष्ट्रपति को देते हैं और जो उच्च न्यायालय में त्याग पत्र राष्ट्रपति को देते हैं। जो अधीनस्थ न्यायालय में जो त्याग पत्र है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को देते हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को देते हैं। मैंने आपको बताया न्यायपालिका के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय। जो सर्वोच्च न्यायालय है वो भाग 5 के अंतर्गत आता है, जो उच्च न्यायालय भाग 6 के अंतर्गत, अधीनस्थ न्यायालय 6 के अंतर्गत। सर्वोच्च न्यायालय में जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद बता देती है यहाँ पे। जो अनुच्छेद है 124 सर्वोच्च न्यायालय में 124 से 147 तक है, उच्च न्यायालय में 214 से 237 तक है, अधीनस्थ न्यायालय में 233 से 237 तक है। तो सर्वोच्च न्यायालय में जो नियुक्ति करता है वो राष्ट्रपति करता है सर्वोच्च न्यायालय में, और जो उच्च न्यायालय में जो नियुक्ति करता है वो राष्ट्रपति करता है। अधीनस्थ न्यायालय में जो नियुक्ति होती है वो राज्यपाल करता है। जो सर्वोच्च न्यायालय में जो शपथ दिलाता है वो होता है राष्ट्रपति, शपथ दिलाता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के मुख्य न्यायाधीशों को, और जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनको राज्यपाल शपथ दिलाता है। अधीनस्थ न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनको राज्यपाल शपथ दिलाते हैं। जो कार्यकाल है या सेवानिवृत्त कह सकते हैं उसे, सर्वोच्च न्यायालय में 65 वर्ष होने पर रिटायर कर दिया जाता है उन्हें, तो किसी भी पद पर वो न्यायाधीश के रूप में कार्य नहीं कर सकते किसी भी न्यायालय में। वो इनका 65 वर्ष में कार्यकाल तक रहता है। उच्च न्यायालय में 62 वर्ष तक ही रहता है। सेवानिवृत्त होने के बाद में किसी भी न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में ये भी कार्य नहीं कर सकते हैं। और अधीनस्थ न्यायालय में 62 वर्ष होती है इसकी उम्र। इनके कार्यकाल रिटायर्ड की एक तरह से, सेवानिवृत्त के पश्चात किसी भी न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर कार्य नहीं कर सकते हैं हम। ये त्याग पत्र की बात करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में जो त्याग पत्र देता है, मुख्य न्यायाधीश जो त्याग पत्र देगा वो राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देता है। जो उच्च न्यायालय का होता है तो उच्च न्यायालय में जो राष्ट्रपति को मुख्य न्यायाधीश है जो त्याग पत्र देता है अपना, और अधीनस्थ न्यायालय में जो अपना त्याग पत्र देता है वो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को अपना त्याग पत्र देता है। आगे मैं बताती हूँ और आपको। इनकी योग्यता के बारे में बात कर लेते हैं। कि सर्वोच्च न्यायालय के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। पहला पॉइंट है जो योग्यता होनी चाहिए, भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। दूसरा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश 5 वर्ष तक उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश 5 वर्ष तक रहा हूँ।
तीसरा है या उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक वकालत करी हो, वकालत की हो। चौथा पॉइंट है कि राष्ट्रपति की नज़र में कानून का ज्ञाता हूँ। उच्च न्यायालय में, ये मैंने बताया, सर्वोच्च न्यायालय में जो योग्यता है वो भारत का नागरिक होना चाहिए। उच्च न्यायालय में या मुख्य न्यायाधीश के पद पर उसने 5 वर्ष तक क्या करा हो, अपना पद संभाला हो, 5 वर्ष तक रहा हो। और अगर ये नहीं पॉइंट हो, अगर इसमें नहीं हो तो ये वाला भी होना चाहिए कि उच्च न्यायालय 10 वर्ष तक क्या करी हो, उन्हें वकालत की हो, तब भी जाके वो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बन सकता है। और राष्ट्रपति की नज़र में क्या हो, कानून का ज्ञाता हो। अगर राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि वो क्या हो कि भाई कानून की किताब से पढ़ रखी है और कानून का उसे पूरा अच्छी तरह ज्ञान है, तो वो भी क्या बना सकता है, राष्ट्रपति भी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बना सकता है। उच्च न्यायालय की बात करते हैं हम। भारत का नागरिक हो, अधीनस्थ न्यायालय में 10 वर्ष तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर कार्य किया हो। क्या अधीनस्थ न्यायालय में 10 वर्ष तक किसी ने क्या किया हो, मुख्य न्यायाधीश के पद पर कार्य किया हो। या 10 वर्ष तक वकालत की हो, किसमें, अधीनस्थ न्यायालय में। चौथा पॉइंट है या राष्ट्रपति की नज़र में कानून का ज्ञाता हूँ। उच्च न्यायालय में मैंने आपको बताया कि भारत का नागरिक हो, अधीनस्थ न्यायालय में 10 वर्ष तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर वो कार्य कर चुका हो, या 10 वर्ष तक वकालत की हो उसने, किसमें, अधीनस्थ न्यायालय में। राष्ट्रपति की नज़र में कानून का ज्ञाता हो। अधीनस्थ न्यायालय के बारे में पढ़ते हैं। भारत का नागरिक हो, सात वर्ष तक वकालत की हो। किसी भी न्यायालय में क्या कर सकता हो, 7 वर्ष तक वकालत की हो, किसी भी न्यायालय में। तीसरा पॉइंट है राष्ट्रपति की नज़र में कानून का ज्ञाता हूँ। अधीनस्थ न्यायालय में मैंने आपको बताया भारत का नागरिक हो, 7 वर्ष तक वकालत की हो, किसी भी न्यायालय में कर सकता हो, तो क्या बन सकता है, अधीनस्थ न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। और राष्ट्रपति की नज़र में क्या हो, कानून का ज्ञाता हो। ये था हमारी योग्यता। सर्वोच्च न्यायालय में इनकी शक्तियों के बारे में बताते हैं मैं। तो सर्वोच्च न्यायालय की 5 शक्तियाँ होती हैं, 5। बटी हैं,
इसे कह सकते हैं हम प्रारंभिक न्यायालय। प्रारंभिक न्यायालय। दूसरा अपीलीय न्यायालय। तीसरा है परामर्श न्यायालय। चौथा है जो अभिलेख न्यायालय। जो पांचवा है रिट न्यायालय। या इसे हम क्या कह सकते हैं, इसी रिट न्यायालय को हम कह सकते हैं पुनर्विलोचन न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय में जो शक्ति होती है, सर्वोच्च न्यायालय की जो शक्ति होती है 5 शक्तियों में ये बटी हुई है। कैसे? प्रारंभिक न्यायालय, अपीलीय, परामर्श, अभिलेख और रिट न्यायालय। उच्च न्यायालय के बारे में बताते हो, ये भी 5 भागों में बटी है। 5 भागों में बटी है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण आदेश। दूसरा है परमादेश लेख। तीसरा है अधिकार परीक्षा। चौथा है प्रतिषेध। जो पांचवा है हमारा उत्प्रेषण। लेख। उच्च न्यायालय में जो है 5 भागों में इसकी शक्ति बटी हुई है। जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण आदेश, परमादेश लेख, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध और उत्प्रेषण लेख। अधीनस्थ न्यायालय है जो इसे 2 भागों में बांटा गया है। तो दीवानी और फौजदारी। 2 भाग कौन से? दीवानी और फौजदारी। दीवानी में आता है अधीनस्थ न्यायालय। के न्यायाधीश और मुंसिफ अदालतें। फौजदारी में आता है मुख्य दंडाधिकारी न्यायालय। और है न्यायिक दंडाधिकारी न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय की जो योग्यता बताई मैंने आपको, भारत का नागरिक होना चाहिए। उच्च न्यायालय में वो क्या हो? न्यायाधीश के पद पर 5 वर्ष तक कार्य करा हो उसने, मतलब मुख्य न्यायाधीश रहा हो। और 10 वर्ष तक क्या करा हो उसने? वकालत की हो। राष्ट्रपति की नज़र में कानून का ज्ञाता हो। और उच्च न्यायालय की शक्ति है भारत का नागरिक हो। और अधीनस्थ न्यायालय में 10 वर्ष तक उसने मुख्य न्यायाधीश रहा हो, पद पर कार्य करा हो और 10 वर्ष तक वकालत की हो। इन दोनों में से चाहे एक हो, चाहे ये वाला हो, चाहे ये वाला हो, चाहे यह वाला हो, इनमें से कोई एक भी होगा तो भी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बन सकता है।
इसमें भी उच्च सर्वोच्च न्यायालय में या ये वाला, ये और ये, इनमें से अगर एक भी होगा तो भी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बन सकता है। और अधीनस्थ न्यायालय में भारत का नागरिक हो, 7 वर्ष तक वकालत की हो किसी भी न्यायालय में, और राष्ट्रपति की नज़र में कानून का ज्ञाता हो। इसमें से नहीं, अगर ये वाला हो या ये वाला, इनमें से एक होगा तो भी अधीनस्थ न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बन सकता है। इसकी शक्ति के बारे में 5 प्रकार की थी सर्वोच्च न्यायालय की: प्रारंभिक न्यायालय, अपीलीय न्यायालय, परामर्श न्यायालय, अभिलेख न्यायालय या रिट न्यायालय या पुनर्विलोचन की प्रक्रिया। और जो उच्च न्यायालय की है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, लेख। अधीनस्थ न्यायालय 2 भागों में, दीवानी फौजदारी। अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीश और फौजदारी में मुख्य दंडाधिकारी न्यायालय। इसमें अधीनस्थ न्यायालय में मुंसिफ अदालत आती है और न्यायाधीश इसमें दंडाधिकारी में आती है न्यायिक दंडाधिकारी न्यायालय। आगे मैं बताती हूँ आपको। इनकी वेतन की बात करते हैं हम। जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है, मुख्य न्यायाधीश न्यायाधीश का जो वेतन होता है 2,80,000 रुपये होते हैं प्रति माह। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन 2,50,000 रुपये प्रति माह होता है। उच्च न्यायालय में आ जाते हैं। उच्च न्यायालय की बात आते हैं। उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश वेतन 2,50,000 प्रति माह होता है। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन 2,25,000 रुपये प्रति माह होते हैं। अधीनस्थ न्यायालय की बात करते हैं। अधीनस्थ न्यायालय मुख्य न्यायाधीश का वेतन, मुख्य न्यायाधीश का जो वेतन है वो 2,25,000 रुपये प्रति माह है। अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन
2,00,000 प्रतिमाह। मैंने आपको ये बताया वेतन, इनकी सैलरी कितनी होती है। सर्वोच्च न्यायालय की जो सर्वोच्च न्यायालय के होते हैं 2,80,000 मुख्य न्यायाधीश की, और सर्वोच्च न्यायालय की जो न्यायाधीश की होती है उसके 2,50,000 रुपये। उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं 2,50,000 रुपये प्रतिमाह, और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश ही होते हैं उन्हें 2,25,000 मिलता है। और अधीनस्थ न्यायालय में जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं 2,25,000, और अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीश उन्हें 2,00,000 के समथिंग मिलता है। सर्वोच्च न्यायालय की बात करते हैं हम। सर्वोच्च न्यायालय पूरे भारत में एक है। अलग से पॉइंट है ये हमारा। उच्च न्यायालय की बताते हैं। उच्च न्यायालय दो राज्यों या केंद्रों में उच्च न्यायालय एक है। अधीनस्थ न्यायालय, जो अधीनस्थ न्यायालय है वो एक अधीनस्थ न्यायालय और एक मुंसिफ अदालत है। जो सर्वोच्च न्यायालय था, सर्वोच्च न्यायालय 2008 की बात करते हैं हम। 2008 जो सर्वोच्च न्यायालय था, पहले एक मुख्य न्यायाधीश था, एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश रहते थे। अन्य न्यायाधीश, और टोटल कितने हो गए? 8। और अब 2023 की बात कर लेते हैं। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश हैं। तो कितने हो गए? 34। जो उच्च न्यायालय वो कितने हैं हमारे? उच्च न्यायालय 25 है। सर्वोच्च न्यायालय की बात करते हैं। जो सर्वोच्च न्यायालय है उसका उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ। जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय था उसका उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ था। इसका जो मुख्यालय था, सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्यालय नई दिल्ली में था। किसमें? नई दिल्ली में। तो सर्वोच्च न्यायालय के 2008 में एक मुख्य न्यायाधीश था और 7 अन्य न्यायाधीश थे। तो पहले कितने थे? 8 टोटल। और जो अब 2023 है उसमें क्या है? एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश है। तो कुल मिला के कितने होंगे? 34 न्यायाधीश हैं। और उद्घाटन हुआ था जो सर्वोच्च न्यायालय का 28 जनवरी 1950 को हुआ था। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में है। और जो उच्च न्यायालय का है, 2 राज्यों या केंद्रों को जो 2 राज्य हैं उन केंद्रों में क्या है? एक उच्च न्यायालय एक है। तो एक उच्च न्यायालय है, 2 राज्यों में 2 राज्य होंगे, वहाँ पे क्या होगा? एक ही उच्च न्यायालय होगा। और उच्च न्यायालय कितने? 25 है, पर ये क्या है? 2 राज्य, तो उनमें एक उच्च न्यायालय डाला गया है। अधीनस्थ न्यायालय, एक अधीनस्थ न्यायालय, मुंसिफ अदालत होते हैं। मैंने आपको इसमें बताया कि सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय के बारे में। इसके बारे में आपको बताइए, पूरी जानकारी दी।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को और इस वीडियो को सब्सक्राइब करें।